एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में शीबा के लिए एक रोल्स रॉयस कार मौजूद थी। उसने सुर्ख रंग के लिबास पर जर्द रंग के फर का कोट पहना हुआ था। मैं अपनी आंखों से नहीं देख रहा था, उसके मातहतों के जरिए मालूम हो रहा था कि वो गज़ब की हसीना है। चेहरे पर गज़ब की संजीदगी ने उसके हुस्न को और गज़बनाक बना दिया है। वो सब फौजी अंदाज में अलर्ट होकर सलाम कर रहे थे, जैसे वो किसी मुल्क की शहजादी हो। वैसे वो ऐसी गज़बनाक नहीं थी जैसे नज़र आ रही थी। दरअसल उसे अपनी मामा से दूर होने का सदमा भी था और गुस्सा भी आ रहा था कि वो खुद इतनी मजबूर क्यों है। इन हालात में उसकी खामोशी और संजीदगी ने मातहतों पर रोब और दबदबा तारी कर रखा था। वो एक शाने बेनियाजी से कार की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। उसकी सोच ने बताया कि वो रब्बी अस्फंदियार के सामने जानबूझकर अपनी माँ को भूल जाती है। उसने तनवीमी अमल के दौरान रब्बी से वादा किया था कि मामा के रिश्ते और उसकी मोहब्बत को बराए नाम याद रखेगी और अपनी मामा को अपने साथ ले जाने का ख्याल तक दिल में नहीं लाएगी। अब रब्बी से दूर होकर वो सिर्फ मामा को याद कर रही थी। सोच रही थी, खुदा करे हालात ऐसे बदल जाएं कि मामा खुद ब खुद पास आ जाएं। मुझे अल्लामा इकबाल का एक नसीहत आमेज शेर याद आया। मैं उसके दिमाग में वो शेर पढ़ता तो अव्वल उर्दू ज़बान उसकी समझ में ना आती, दोम वो शोबे में मुब्तला हो जाती। मैंने उसकी सोच में तर्जुमा पेश किया। खुदा इस कौम की या उस फर्द की हालत नहीं बदलता जिसके अंदर खुद को बदलने या अपने अंदर इनकलाब पैदा करने का जज्बा ना हो। जवाबन उसकी सोच ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता मैं खुद को कैसे बदल सकती हूँ। मैंने कहा, खुदा के सिवा कोई परस्तश के काबिल नहीं है और मैंने अकीदत से रब्बी का बुत तराश लिया है। नादानिस्तगी में रब्बी को पूछती हूँ, उनसे डरती हूँ। जिस दिन ये डर मेरे दिल से निकलेगा रब्बी का बुत पाश पाश होगा और मैं तदाबीर सोचते और उन पर अमल करने के काबिल हो जाऊंगी और वो दिन मेरी प्यारी मामा से करीब होने का दिन होगा। उसने चौंक कर सोचा, ओ खुदाया, मेरे अंदर ये ख्यालात ऐसे पैदा हो रहे हैं जैसे कोई बहका रहा हो। क्या मैं अपने रब्बी के खिलाफ कोई तदबीर सोच सकती हूँ? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो मोहतरम हैं, बुज़ुर्ग हैं, मजहबी पेशवा हैं। मैंने दिल ही दिल में कहा, लानत है, हद से बड़ी हुई अकीदत इंसान को खबती और बुज़दिल बना देती है। मैं भी एक ज़िद्दी हूँ। मैंने सोच रखा था कि शीबा के अकीदत मंदाना बुत को रफ्ता रफ्ता गैर महसूस तरीके से चकनाचूर करके रहूँगा। मैंने शेखुल फारिस को मुखातिब करते हुए कहा, जनाब, मैं शीबा की मामा को तेल अबीब से निकालना चाहता हूँ। उन्होंने ज़रा सोचने के बाद कहा, हमारे तकरीबन 250 ज़हीन और तजर्बेकार अफराद सोनिया वगैरह की तलाश में सरगर्दा हैं। वैसे तो इदारे में बेशुमार तलबा और तालबात हैं, मगर अभी ट्रेनिंग के मराहिल से गुजर रहे हैं। उन्हें अमली तौर पर इसराइल से नहीं भेजा जा सकता। जनाब, अगर मैं उसकी मामा को इसराइल से निकलने पर मजबूर कर दूं, तो आप उस खातून को कहीं छुपा कर रख सकेंगे, क्यों नहीं? ऐसी सूरत में खातून को यूं गायब किया जाएगा कि कोई उसके साए तक नहीं पहुंच सकेगा। अच्छी बात है, जब भी उसे तेल अबीब से निकालूंगा उससे पहले आपको इतला दूंगा। मैं शीबा के पास आया। वो कार में बैठी आराम से सफ़र कर रही थी। कार के आगे 2 मोटरसाइकिलों पर मुसल्ला जवान थे। मोटरसाइकिलों के आगे और कार के पीछे 4-4 घोड़ों पर काउबॉयज टाइप के राइफल बरदार मुहाफिज थे। मैंने कॉटेज से निकलकर उसे लॉक किया, अपनी स्पोर्टिंग कार संभाली, फिर उस तरफ चल पड़ा जहां कैमरॉन के मुसल्ला गुंडों ने रास्ते की नाकाबंदी की हुई थी। रोल्स रॉयस कार की अगली सीट पर भी ड्राइवर और बॉडीगार्ड पूरी तरह मुसल्ला थे। बॉडीगार्ड ने रिस्ट वॉच को देखते हुए कहा, 10:40 हुए हैं, हम 12 बजे से पहले ही फार्म में पहुंच जाएंगे। शीबा ने पूछा, क्यों? 12 बजे कोई ख़ास बात है? जी हाँ, मास्टर लकी ने कहा है। आज 12 बजे 7 तारीख बदल जाएगी। 8 तारीख शुरू होने से पहले आपको फार्म में पहुंच जाना चाहिए, वरना क्या होगा? आपको और हम सबको हंगामा के सूरत हाल का सामना करना होगा।
शीबा ने सोचते हुए कहा। मोहतरम रब्बी ने लकी वाटसन का जिक्र किया था। वो इल्म नजूम और क़याफ़त शनासी में गैर मामूली सलाहियत का मालिक है। अक्सर दुरुस्त पेशन गोइयाँ करता है। मेरे बुजुर्ग ने कहा था, वो साफ गो और काबिल एतमाद है, मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। मैंने उसकी सोच में कहा, वो काबिल एतमाद है या नहीं, मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए मालूम कर सकती हूँ। वो सोचने लगी, ख्याल ख्वानी शायद काम न आए। रब्बी कह रहे थे, 2 बरस पहले उन्होंने लकी को योगा की मशक़ें करते देखा था। उसके रूबरू पता चलेगा कि उसके दिमाग के दरवाजे दस्तक के बगैर खुल सकते हैं या नहीं। वो मेरा रूबरू मेरा इम्तिहान लेने वाली थी। वो और बड़े इंतज़ार के बाद तकदीर हमें एक दूसरे के सामने ला रही थी। उसी वक्त दूर कहीं से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कार की रफ्तार सुस्त कर दी। वो जगह ज़्यादा दूर नहीं थी जहां कैमरॉन के आदमियों ने महाज बना रखा था। मैंने टार्जन नुमा टेरर के दिमाग में पहुंचकर देखा। उसके अलावा 20 आदमी और थे। उनमें से 2-2 आदमी सड़क के अतराफ जरा दूर टीलों के पीछे शीबा की कार की जानिब फायरिंग कर रहे थे। जवाबी फायरिंग भी हो रही थी। शीबा का काफिला तेजी से गुजरता जा रहा था। टेरर चाहता था वो उसी तरफ आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आगे उसके मुसल्लह जवान खासी तादाद में थे। वो उस काफिले को चारों तरफ से घेर कर हथियार डालने पर मजबूर कर सकते थे। मैंने स्पोर्टिंग कार को सड़क के किनारे जरा दूर एक दरख्त के साए में पहुंचा दिया, उसे लॉक किया, फिर दौड़ने के अंदाज में तेजी से इधर उधर जाने लगा। जिधर टेरर के 20 आदमियों में से 4 आदमी आखिरी जबरदस्त महाज बनाए हुए थे। टेरर उन 4 आदमियों के करीब नहीं था, वरना उसके जरिए मैं किसी के दिमाग में पहुंच जाता। फिलहाल टेरर के दिमाग ने उसके सामने दूर तक फैले हुए महाज का नक्शा पेश कर दिया था। अभी उस आखिरी महाज पर खामोशी थी। वहां से पता नहीं कितनी दूर शीबा के काफिले से फायरिंग का तबादला हो रहा था। जब वो काफिला इधर आता तब आखिरी महाज से फायरिंग खोली जा सकती थी। अचानक मेरे कदम रुक गए। मैं हरी भरी घास पर औंधे मुंह गिर पड़ा। कोई पूछ रहा था, कौन है यहाँ? मैं खामोश पड़ा रहा, मगर सवाल करने वाले के दिमाग में पहुंच चुका था। वो एक बड़े से दरख्त के तने से लग कर खड़ा हुआ था। मोहतात अंदाज में राइफल संभाले इधर उधर देख रहा था। जिधर मैं ऊंची ऊंची घास के दरमियान पड़ा हुआ था, दूसरे दरख्त के पास खड़े हुए शख्स ने कहा, जेड, कोई नहीं है, सड़क की तरफ ध्यान दो, गाड़ियों और घोड़ों की टापें सुनाई दे रही हैं। वो काफिला करीब आ रहा है। जेड ने घूमकर सड़क की तरफ देखते हुए कहा, आखिर हमारे आदमी उस काफिले को अब तक क्यों ना रोक सके? सीधी सी बात है, गाड़ी के पहिए को एक गोली से बेकार किया जा सकता है। बाज़ औकात सीधी सी बात पर अमल मुमकिन नहीं होता। भागती हुई गाड़ी के पहिए पर फायरिंग करना भी आसान नहीं होता, और वो भी रात के वक्त। मैं उनकी बातों के दौरान घास पर रेंगने लगा। जेड ने फिर चौंक कर देखा और कहा, मेरे कान धोखा नहीं खा सकते, कोई है, यकीनन कोई है। मैं उसे नज़र नहीं आ रहा था, मगर उसने अंदाजे से राइफल मेरी तरफ सीधी कर ली थी। मैंने उसके साथी के दिमाग पर काबिज होकर कहा, गधे के बच्चे, तेरी ड्यूटी सड़क की तरफ है, तू उधर क्या अपनी बहन को देख रहा है? जेड ने गुस्से से कहा, मैं तेरी बहन को देख रहा हूँ। एक दिन रेनी को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। अपनी बहन को हाथ लगाने से पहले ही तुझे गोली मार दूंगा। जेड ने हंसते हुए कहा, दोनों के पास राइफलें हैं, कौन जाने किसकी गोली किसका काम तमाम करेगी। क्यों ना हम राइफल एक तरफ रखकर मर्दों की तरह 2-2 हाथ करें। अगर मैं जीत गया तो रेनी मेरी हो जाएगी। रेनी के भाई ने गैरत में आकर जेड पर छलांग लगाई। इसके साथ ही वो मर्दों की तरह 2-2 हाथ करने लगे। मैं उठकर घास पर बैठ गया। उनके जरिए ये मालूम हुआ कि रेनी वही लड़की है जो माँ के साथ मेरे कॉटेज में आई थी और मुलाजिमा की तरह मेरे घर का काम करना चाहती थी। कैमरून के फार्म से ताल्लुक़ रखने वाले भाई की बहन मेरे यहाँ मुलाजिमा क्यों बनने आई, ये बात अब वाज़े हो रही थी। जेड लड़ते हुए कह रहा था, गैरतमंद बनता है। आज दोपहर को जब लॉर्ड कैमरॉन ने तुझे हुक्म दिया कि तेरी बहन नजूमी के यहाँ काम करेगी और उस नजूमी को जरिया बनाकर रब्बी के फार्म में नए मेहमान तक पहुँचेगी,
तो तेरी गरज को क्या हुआ था? क्या रेनी उस नजूमी के कॉटेज में इज्जत आबरू से रह सकती थी? वो दोनों लड़ते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे और मेरी मालूमात का जरिया बनते जा रहे थे। दूसरी तरफ शीबा की कार का पहिया ब्रस्ट हो गया था। काफिला एक जगह रुक गया था। वो 2 सीटों के दरमियान दुबक गई थी ताकि अंधी गोलियों से महफूज रह सके। वैसे उसके मुहाफिज जी जान से दुश्मनों से मुकाबला कर रहे थे, उन्हें कार के करीब आने का मौका नहीं दे रहे थे। शीबा चुपचाप दुबकी हुई इस इंतज़ार में थी कि किसी दुश्मन की आवाज़ सुनाई दे और वो उसके दिमाग में पहुंच जाए। मुझे भी इत्मीनान था, जब भी टेरर फतेह याब होकर उसके पास आएगा टेलीपैथी के चक्कर में पड़ जाएगा। मैं घास पर से उठकर खड़ा हो गया। वो दोनों लड़ते लड़ते ठिठक गए। मैंने बुजुर्गाना अंदाज में पिचकारते हुए कहा, 2 कुत्ते लड़ते हुए अच्छे लगते हैं, फिर शुरू हो जाओ। जेड गुर्राता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। मैंने रैनी के भाई की टांग आगे बढ़ा दी। वो उलझकर औंधे मुंह गिरा, पलक झपकते ही उछलकर खड़ा हुआ, फिर पलटकर रेनी के भाई को गालियां देता हुआ गुत्थम गुत्था हो गया। मैंने एक को राइफल उठाने और उसे नाल की तरफ से पकड़कर हमला करने पर मजबूर किया। दूसरे ने भी अपना बचाव करते हुए अपनी राइफल को नाल की तरफ से थाम लिया। उनकी लड़ाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई थी। वो लहूलुहान हो रहे थे। सड़क के दूसरी तरफ उनके 2 साथियों ने मुहाज बनाया हुआ था। उनमें से एक ने चीख कर पूछा, वहाँ क्या हो रहा है? जेड, क्या बात है? रैनी के भाई की आखिरी आवाज़ सुनाई दी। राइफल के कुंदे से उसका सर फट गया था। जेड ने उस राइफल को मेरी तरफ सीधा किया। वो फायर करने के बाद दूसरे साथियों को यहाँ की सिचुएशन बताना चाहता था, लेकिन वो मुझ पर फायर ना कर सका। उसकी उंगली ट्राइगर तक पहुँचते पहुँचते रुक जाती थी। मैंने पास आकर उसके शाने पर हाथ मारते हुए कहा, यार क्यों तकलीफ़ करते हो? सिर्फ इस उंगली से काम नहीं चलेगा, मैं तरीका बताता हूँ। वो मुझ पर हमला करने के लिए पैंतरा बदलना चाहता था, मगर हिल कर रह गया। इससे ज़्यादा हरकत न कर सका। मैंने कहा, ये राइफल उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक तुम सर नीचे और टांगे ऊपर नहीं करोगे। वो ऐसा कभी न करता। मैंने मजबूर किया। दूसरे ही लम्हे वो सर नीचे और टांगे ऊपर किए हुए था। इस हालत में उसकी उंगली ट्राइगर पर गई। फिर एक फायर हुआ। चंद सेकंड के बाद ही सड़क के दूसरी तरफ से एक साथी ने गुस्से से कहा, यू नॉनसेंस, तुम हम पर गोली चला रहे हो। जेड फौरन ही संभल कर सीधा खड़ा हो गया। अचानक मुझ पर फायर करने की कोशिश की, मगर उंगली ट्राइगर पर पहुंचने से पहले ही इनकार कर रही थी। मैंने फिर उसके शाने पर दोस्ताना अंदाज में हाथ रखते हुए कहा, बड़े वाहियात हो, तरीका बताने पर भी अकल नहीं आई। अब सुनो, मेरा इल्म कहता है तुम यहाँ से दौड़ते हुए अपने साथियों की तरफ जाओगे और वो तुम्हें दुश्मन समझकर गोली मार देंगे। नहीं, वो परेशान होकर बोला, तुम्हारे इनकार करने से तकदीर नहीं बदल सकती। क्या मेरी पेशन गोई गलत होती है? उसने सर हिलाकर कहा, नहीं, गलत नहीं होती, कभी गलत नहीं होती, मगर मैं मरना नहीं चाहता। मौत अगर मरने वाले की मर्जी देखे तो कभी ना आए, मगर वो नहीं देखती, अंधी होती है। ये देखो, हाँ देखो, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी लम्हा आ ही गया। ऐसा कहते ही वो बेइख्तियार पलटकर सड़क की तरफ भागने लगा। वो दूसरी तरफ अपने साथियों की पनाह में जाना चाहता था, मगर पनाह मांगने वाले फायर नहीं करते। वो अपनी मर्जी के खिलाफ अपनी राइफल से फायर करता जा रहा था। एक साथी ने वार्निंग दी, जेड पागलपन से बाज आ जाओ। दूसरे ने कहा, वो जेड नज़र आ रहा है, मगर कोई दुश्मन भी हो सकता है। पहले साथी ने ताकीद की, हाँ, जेड पागल नहीं है, वो भला हमारी तरफ फायरिंग क्यों करेगा? हम बातों में वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो हमारे सरों पर पहुंच जाएगा। ये फैसला होते ही दोनों साथियों ने जवाबी फायरिंग की। जेड के हाथ से पहले राइफल छूटी, फिर कदम उखड़े। उसके बाद वो घास पर लुढ़कता हुआ सड़क के किनारे पर पहुंचकर ठंडा पड़ गया। मैंने शीबा के पास पहुंचकर देखा, वहां गहरा सन्नाटा था। वो कान लगाए किसी आहट, किसी की आवाज़ सुनना चाहती थी। गहरी खामोशी बता रही थी कि उसके तमाम मुहाफिज काम आ गए हैं।
کوئی اس کی حفاظت کے لیے زندہ نہیں ہے۔ دشمن بھی چپ تھے مگر وقفے وقفے سے کار کی طرف ایک آدھ فائر کرتے تھے۔ آخر ٹیرر کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، اگر کوئی زندہ ہے تو ہم اسے زندہ چھوڑ دیں گے، بشرط یہ کہ وہ اپنی مہمان کو چھوڑ کر چلا جائے۔ وہ جواب سننے کے لیے چپ ہوا مگر جواب نہیں ملا۔ اس نے ایک ماتحت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شوکی تم گاڑی کی طرف جاؤ۔ شوکی نے سہمے ہوئے انداز میں کہا، مسٹر ٹیرر مجھے قربانی کا بکرا کیوں بنا رہے ہو؟ اس مہمان لڑکی کو حکم دو، وہ کار سے خود باہر آئے گی۔ یہ مشورہ معقول تھا، ٹیرر کو مان لینا چاہیے تھا، مگر شیبا اس کے دماغ میں پہنچ گئی تھی، اسے غصہ دلا رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، شوکی میں تمہارا لیڈر ہوں، میرے حکم کی تعمیل کرو۔ شیبا نے اس کے دماغ سے شوکی کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ وہ کہنے لگا، تم لیڈر نہیں گیدڑ ہو، خود پیچھے رہتے ہو اور ہمیں مرنے کے لیے آگے کرتے ہو۔ شیر نر ہو تو میرے ساتھ گاڑی کی طرف چلو۔ وہاں ٹیرر اور شوکی کے علاوہ اور 3 مسلح جوان تھے۔ وہ شوکی کی حمایت کرنے لگے۔ ٹیرر نے مجبور ہو کر شیبا کو حکم دیا، اے لڑکی تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس دوران میں گھنی گھاس کے درمیان رینگتا ہوا شیبا کی طرف آنا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے کافی دور تھی، میں دوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ آخری محاذ پر سڑک کے دوسری طرف 2 دشمن موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں ٹھکانے لگا تھا، ان میں سے ایک نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے اور مسلح جوان طلب کر لیے تھے۔ وہ آخری محاذ خالی ہونے والا نہیں تھا۔ بہت دور رینگتے رہنے کے بعد میں نے اٹھ کر دوڑ لگائی۔ مجھے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ میں نے ٹیرر کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، اس نے بے اختیار اپنے ایک ماتحت پر گولی چلا دی تھی۔ یہ شیبا کا کھیل تھا۔ شوکی نے جواباً ٹیرر کے ہاتھ پر گولی ماری، رائفل نیچے گری، پھر سب کے سب ٹیرر پر پل پڑے۔ وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اس نے اپنے ایک ماتحت کو خواہ خواہ گولی کیوں ماری، مگر یہ پوچھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ٹیرر واقعی ٹارزن تھا، جسمانی قوت کے لحاظ سے 3 ماتحتوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ میں کبھی دوڑ رہا تھا، کبھی تیزی سے چل رہا تھا۔ شیبا دوسری طرف کار کا دروازہ چپکے سے کھول کر باہر آ گئی تھی۔ وہ گھوڑے بھاگ گئے تھے جن پر اس کے محافظ سوار تھے اور اب مر چکے تھے۔ 2 موٹر سائیکلیں سڑک کے کنارے پڑی ہوئی تھیں۔ شیبا نے گھڑ سواری اور ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی ایک موٹر سائیکل کے پاس پہنچ گئی، اسے اٹھا کر اسٹارٹ کرنا شروع کیا۔ جتنی دیر میں وہ اسٹارٹ ہوئی اتنی دیر میں ٹیرر سامنے پہنچ گیا۔ ہنستے ہوئے بولا، یہ حسن، یہ نو خیزی، کیا بلا خیزی ہے۔ یہ موٹر سائیکل تمہیں لارڈ کیمرون کی خوابگاہ میں لے جائے گی۔ وہ دماغی جھٹکا پہنچانا چاہتی تھی، اس سے پہلے ہی میں پہنچ گیا۔ فضا میں اچھلتے ہی ٹیرر کے سینے پر ایک لات رسید کی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا کر گرا۔ اس کے ماتحتوں کو عقل آ گئی تھی کہ آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ ان میں سے ایک نے مجھ پر حملہ کیا، دوسرے نے رائفل سیدھی کی۔ شیبا نے اس رائفل سے تیسرے کو نشانہ بنا دیا جو مجھ پر حملہ کرنے آیا تھا۔ وہ مار کھا کر پیچھے گیا، پھر وہ بھی گولی کا نشانہ بن گیا۔ ٹیرر نے غصے سے کہا، شوکی تمہارا دماغ چل گیا ہے، اپنے ہی ساتھیوں کو گولی مار رہے ہو۔ میں ٹیرر جیسے ٹارزن سے اچھی طرح مقابلہ کیے بغیر اسے مرنے نہ دیتا، مگر میں شیبا کے سامنے مجبور تھا۔ خیال خوانی کے ذریعے شیبا کو منمانی سے روکتا تو میری اصلیت ظاہر ہو جاتی۔ میں خاموش تماشائی بنا رہا۔ ادھر شیبا نے شوکی کے ذریعے ٹیرر کو گولی مار دی۔ وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے شوکی کو خودکشی کے لیے مجبور کر دیا۔ میدان صاف ہو گیا۔ میں نے حیرانی کا اظہار کیا، مرنے والوں کو تعجب سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا طلسم ہے؟ ایک آدمی نے اپنے تمام آدمیوں کو ہلاک کیا پھر خودکشی کر لی۔ میرے سوال کے جواب میں وہ مسکراتی ہوئی میرے دماغ میں آئی۔ میں نے سانس روک کر سر کو تھام لیا، پریشان ہو کر کہنے لگا، یہ ابھی مجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے انجان بن کر پوچھا، کیا ہوا تھا؟ میں نے ایک ساتھ کے لیے بے چینی محسوس کی تھی، پھر بے اختیار سانس روک لی۔ دوستو، اس قسط کا اختتام یہی کیا جاتا ہے۔
جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔